वेलकम बैक टू द अवर न्यू वीडियोस। अभी तक हमने इस सीरीज में 6 वीडियो ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ गया, फिर हमारा आता है इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी। नाउ अभी हमारा जो पार्ट है वो सिक्योरिटी का है। तो ये सिक्योरिटी का हमारा पार्ट 1 होगा और ये जो है हमारा मंथली मैगजीन 2024 का है, विजन है इसका। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। रिसेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, क्या हमारे रहेंगे टॉपिक्स, उसको गो थ्रू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है जो सबसे पहले पोखरण वन क्या है सिक्योरिटी रिलेशन में। बोला कि जो अभी इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपने 50 इयर्स लैंडमार्क को, और जो हमारा पोखरण में टेस्ट हुआ था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, उसके पूरे 50 साल हो गए। इस वजह से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था जिसके अकॉर्डिंग ये किया गया था, ये हमारा स्माइलिंग बुद्ध नाम का ऑपरेशन था। 18 मई 1974 में ये हुआ था। इसका बारे में और न्यूज़ क्या है, जो ऑपरेटिंग स्माइलिंग बुद्धा था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था जो एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंडर आता है, लाइक पीएनई के अंडर आता है, और ये नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए किया गया था। इसको किया गया था इस तरीके से इंडिया पहला नेशन बना था अपार्ट फ्रॉम द P5 कंट्रीज। P5 में कंट्री क्या, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी में, उनके अलावा इंडिया पहले ऐसा नेशन बना था। जिसमें आपका P5 में चाइना, रशिया फेडरेशन, फ्रांस, यूके, यूएस आता है, और इंडिया ऐसा पहला बना जिसने ऐसे टेस्ट को कंडक्ट कराया। ऑपरेशन 1 के बारे में, जो आपका पोखरण 1 है स्माइलिंग बुद्धा, इसके बारे में आता है कि जो ये सीक्रेट आर्मी टेस्ट रेंज थी जो पोखरण के डेजर्ट में थी, राजस्थान में लोकेटेड, और इसको टेक्निक कौन सी यूज की गई थी, इसमें फिजन डिवाइस यूज की गई थी प्लूटोनियम को एज ए फ्यूल के तरीके से। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो इसने क्या है, इसने इंडिया के क्रेडिबल डिफरेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया। इससे क्या हो कि जो लोगों के अंदर आया कि हाँ देखो, इंडिया जैसे कंट्री पे भी अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर पावर है। तो इस तरीके से हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, थोड़ा उसके लेवल को अपग्रेड हुआ। इंडिया ने हैड ऑलरेडी फॉट 3 वॉर्स। इसके 1962 में चाइना वॉर हुआ, 1965 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वॉर किया हमने, और चाइना भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1964 के दौरान में। ये हाईलाइट भी करता, जो हमारा ये पोखरण है, ये हाईलाइट करता है कि इंडिया की पावर टेक्नोलॉजी में इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च के फील्ड में इंडिया पे कितनी टेक्नोलॉजिकल पावर है, ये भी दिखाता है। इम्पैक्ट किया टेस्ट का, इम्पैक्ट ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजिकल अपार्थाइड विद द इंडिया। 1978 में जो यूएस था, ये आया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ, और इसने स्टॉप किया एनी न्यूक्लियर असिस्टेंस टू इंडिया। तो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीए के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसने बोला कि हम इंडिया को कोई भी असिस्टेंस नहीं देंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर जो यूज करती है। इस वजह से इसको इंडिया को नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट में रखा। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी वह पुट अंडर द टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन, उसको टेक्नोलॉजी का रेस्ट्रिक्शन दिया बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। बोला कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजी सेक्टर है ये सफ़र किया, क्योंकि नो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, कोई भी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन नहीं होता। इससे क्या हुआ, जो ये पीरियड था, तो इसलिए फेमसली इसको बोले जाने लगा ऐसे पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपार्थाइड। इस वजह से इसको पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपार्थाइड बोले जाने लगा। एग्जांपल क्या, जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है 1991, वो भी सफल हुआ, एज यूएसए हैज फोर्स्ड रशिया टू नॉट टू ट्रांसफर क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी टू इसरो। इससे क्योंकि जो यूएसए था एज पर द एनपीए, तो यूएसए ने क्या किया, यूएस ने फोर्स किया रशिया को कि वो अपना क्रायोजेनिक इंजन है जो इसरो को वो टेक्नोलॉजी ना दे। इस वजह से हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। अब आता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है इस कैटेगरी लेके। तो इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिव न्यूक्लियर पावर, अगर इंडिया को एज ए रिस्पॉन्सिव न्यूक्लियर पावर देखें तो इसको अभी गो थ्रू करते हैं कि इंडिया ने अफर्म किया कि इसका स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट, की इंडिया ने बोला कि हाँ हम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर एंडेवर्स सच एज पोखरण 2। और हम जो फ्यूचर में 1998 में जो पोखरण 2 है उसके लिए हम ग्राउंड वर्क भी हमने स्टार्ट किया है, और हमारे जो फ्यूचर एंडेवर्स जो हम फ्यूचर से अचीवमेंट करेंगे उसके लिए, फ्यूचर में जो अचीवमेंट करेंगे उसके लिए। दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसका ये फाउंडेशन भी बना, जहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया एम टू रिकॉग्नाइज
एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, और बोला गया फिर इंडिया ने एम किया कि वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए न्यूक्लियर पावर के फॉर्म में। आफ्टर पोखरण 2 क्या हुआ, इंडिया ने डिक्लेयर किया ये फॉलो करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो पोखरण 2 के बाद इंडिया ने किया कि हम जो पॉलिसी फॉलो करेंगे वो रहेगा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम कभी भी सबसे पहले खुद यूज नहीं करेंगे ऐसे वेपन्स का। पोखरण 2 के बाद ये भी बोला गया कि इंडिया एंड यूएसए साइंड इन 1 to 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जब पोखरण 2 का टेस्ट हुआ तो इंडिया और यूएस ने फिर साइन की एक डील जिसको बोला गया 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये साइन किया गया। कंक्लूजन क्या निकला कि जो पोखरण 1 था वो न्यूक्लियर टेस्ट था 1974 का, एक टर्निंग पॉइंट हुआ इंडिया की हिस्ट्री में। और इंडिया ने अभी तक भी जो आपका नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी है उसको अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इंटेंट इज नाउ क्लियर। लेकिन इंडिया का इंटेंट क्लियर है कि जबकि इंडिया एक स्टेटस है इस पे कि न्यूक्लियर पावर का स्टेटस है, लेकिन ये वर्ल्ड के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है। नेशंस लाइक द यूएसए आल्सो साइंड द इंडो-यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट ऑफ 2025-2024। जो बड़े बड़े नेशंस जैसे यूएसए उसने भी साइन किया है इंडो-यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील को 2005 और 2008 को। और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज है उसने भी कोऑपरेट किया है इंडिया के डीआरडीओ एंड इसरो के साथ। ओके, तो इसमें और क्या आता है इसमें हमारा, अगर हम लोग इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम देखें तो इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है कि 1944 में जो होमी जहांगीर भाभा थे इन्होंने एस्टेब्लिश किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसने फाउंडेशन रखा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। फिर 1972 में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था बार्क था, ये ऑथराइज किया गया कि डेवलप करेगा और प्रिपेयर करेगा न्यूक्लियर डिवाइस फॉर द टेस्टिंग। इसने न्यूक्लियर डिवाइस बनाई टेस्टिंग के लिए। 1974 में पोखरण 1 ऑपरेशन हुआ जो ऑपरेशन इस्माइली बुद्धा के नाम से सक्सेसफुल कंप्लीटेड हुआ। फिर 1983 में जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया जिसने शेप दिया स्ट्रेटेजिक एंड इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम अप्रूव्ड, जिसने इंडिया का खुद का स्ट्रेटेजिक और इंडिजिनली खुद का बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम को अप्रूव किया। 1998 में जब पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति हुआ, इस सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया, और ये 5 न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट थे जो इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए गए। 2003 में इंडिया ने डिक्लेयर किया इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन विद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। 2003 में इंडिया ने अपने डिक्लेयर किया कि वो नॉन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन विद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेगा। ये रहता हमारा टॉपिक पूरे न्यूक्लियर का, जो कि हमारा था पोखरण 1 से रिलेटेड, पोखरण फर्स्ट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आता हमारा टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन इन डिफेंस। डिफेंस में टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात हुई है। इंडिया आर्मी है जो ऑब्जर्व करी फॉर द ईयर ऑफ 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन है क्या, मतलब आता है कि ये इसका मतलब है कि एक्विजिशन, एडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज लेगेसी सिस्टम, कि हम लोग को हमारा पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जब उसमें हम एक्विजिशन कराते हैं, एडेप्टेशन कराते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं टेक्नोलॉजी का, तो क्या होता है लेगेसी सिस्टम भी बोलते हैं और इसको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन है ये सिनोनिम्स है विद इंटीग्रेशन ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज, जो इंटीग्रेशन होता है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का, जैसे कि आपका एआई हो गया, हाइपरसोनिक वेपन्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को जो आपका इंटीग्रेशन होता है इसको हम लोग अभी हम लोग टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मानते हैं। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन डिफेंस, क्या कैसे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन डिफेंस में यूज होते हैं। टेक्नोलॉजी देखना हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी सच एज रोबोट्स एंड ड्रोन, कैसे यूज किए जाते हैं रोबोट्स एंड ड्रोन में। ये डेंजरस टास्क जैसे कि लाइक स्ट्राइक और रिपीटेटिव टास्क को ये कैरी आउट कराते हैं। ब्लॉकचेन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कैसे हेल्प करते हैं, ये टू मेक कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर सीमलेस, सिक्योर एंड फास्ट, कि डाटा ट्रांसफर हो आपका और कम्युनिकेशन अच्छा हो। एआई एंड बिग डाटा एनालिटिक्स, ये होता है फॉर द सर्विलियंस, रिकंसेशन, फिर आपका स्ट्रेथनिंग सिचुएशन अवेयरनेस, जो सिचुएशन अवेयरनेस है उसके बारे में पता करने के लिए यूज किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का होता है, इससे क्या होता है सेल्फ हीलिंग एंड एडेप्टिव कैमोफ्लेज मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, स्मार्ट स्किन के लिए यूज किया जाता है। न्यू वेपन टेक्नोलॉजी क्या कहाँ पे यूज होती है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं जो हाई पावर लेजर्स एंड हाई पावर
माइक्रोवेव्स होते हैं वो, जो फोकस करते हैं एनर्जी टू डिस्ट्रॉय, डिग्रेड और न्यूट्रलाइज ए टारगेट, किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, डिग्रेड करना या न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका था लोइटर म्यूनियंस क्या होता है, ये इसको केमिकेज ड्रोन्स भी बोलते हैं, जो लोइटर्स होते हैं अराउंड एन एरिया, लोकेट द टारगेट एंड देन क्रैश इनटू, ये आपके नियर बाय जो एरियाज होते हैं उनको लोकेट करते हैं, फिर उसमें जाके क्रैश करते हैं ड्रोन। ओके, सॉरी। नीड क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी का कि हम लोग डिफेंस में इसका एब्जॉर्प्शन करें इंडिया के द्वारा, तो मेन आता है कि इसकी नीड क्या है। सबसे पहले हमारा आता है कि इमरजेंस ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री सुपीरियरिटी, स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटिवनेस कंपटीशन, मेंटेनेंस ऑफ रीजनल सिक्योरिटी, enhance operation efficiency of defense forces। फिर आता है अचीव टारगेट फॉर द डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, इमरजेंस ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये आता है आपका। एक एक करके देखेंगे हम इनको सभी को। सबसे पहले होता है इमरजेंस ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, इट इज लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ न्यू थ्रेट्स सच एज इन्फोग्राफिक्स, कि बोला ये ज़्यादा से ज़्यादा नए थ्रेट्स को बुलावा देती है, जिससे नए थ्रेट्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं, ये बोला गया इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री सुपीरियरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस, जो वर्ल्ड पावर जैसे यूएसए, चाइना, ये इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्नोलॉजी बनाते हैं अपनी मिलिट्री के लिए। मेंटेनेंस ऑफ रीजनल सिक्योरिटी, जो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होती है, ये एसेंशियल होते हैं कि मेंटेन करें और असर्ट करें इंडिया की स्टेटस फॉर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए, और सिक्योर करें इट्स लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन दिस रीजन, और अपने जो इस रीजन में लेजिटिमेट सिक्योरिटी होती है उसको ये मेंटेन करें। फिर आता है हमारा बैलेंस ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड डिफेंस फोर्सेस, जो वेरियस टेक्नोलॉजी है ऑल्सो हेल्प फ्री ह्यूमन सोल्जर्स फ्रॉम फॉर, ये जो एनहांस ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, इसमें क्या होता है वेरियस टेक्नोलॉजी होती हैं, ये हेल्प करती हैं फ्री अप ह्यूमन सोल्जर्स फॉर मोर स्ट्रेटेजिकल टास्क, ये मोर स्ट्रेटेजिकल टास्क के लिए ह्यूमन सोल्जर्स को फ्री करने में हेल्प करते हैं। अचीव टारगेट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, क्या होता है कि जो हमारे खुद के बने हुए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी होते हैं, ये की पॉइंट होते हैं जो इनहेंस करते हैं हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को। जो गवर्नमेंट इंडिया है इसने एक्सपोर्ट किए टू जनरेट एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन वर्थ ऑफ 3 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट वर्थ ऑफ 50,000 करोड़ बाय द ईयर ऑफ 2028-2029, कि मतलब खुद का जो इंडिजीनियस खुद का डेवलप किया हुआ जो हमारा सिस्टम होगा, जो हमारा वेपन सिस्टम होगा, जिसके एक्सपोर्ट से माना गया है कि 2018 और 2019 तक हम लोग ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ तक की एक्सपोर्ट वर्थ जनरेट कर लेंगे। इमरजेंस ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, बोला जो नई एप्लीकेशन है जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्रिसाइजन अटैक सिस्टम हो गया, लोइटर म्यूनियंस हो गया, एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल इकोसिस्टम, ये ट्रेडिशनल इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं। अभी पहले हम लोग इन्फोग्राफिक्स देखते हैं। इमर्जिंग वॉरफेयर है क्या, ये टाइप्स ऑफ वॉरफेयर क्या होते हैं। पहला होता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में क्या होता है, तो मैनेजमेंट एंड द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू परस्यू एन एडवांटेज इन द ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, की किसी की इन्फॉर्मेशन को यूज करना चाहे ऑफेंसिव या फिर डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या होता है कि कैपेबिलिटी की डिस्टर्ब करें किसी एनर्जी के डिफेंस को और प्रोटेक्ट करें अपने ऑन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करके जो एनिमीज है डिफेंस है उनके डिफेंस को ब्रेक करें और प्रोटेक्ट करें अपने आप को। फिर आता है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस में होता है कि प्लेसिंग ऑफ स्पेस बेस्ड डिवाइस इन ऑर्बिट हैविंग डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज, की स्पेस बेस्ड डिवाइस बनाना ऑर्बिट में जिनमें डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज हो, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन, एक एंटी सैटेलाइट वेपन है वो इसके एग्जांपल है। साइबर वॉरफेयर का है कि इसमें यूज ऑफ इंटरनेट होता है जिससे अट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, फिर डिसेबल किया जाता है उसके फाइनेंशियल सिस्टम को, एनर्जी ग्रिड्स को, इन सबको डिसेबल कर दिया जाता है साइबर वॉरफेयर के अकॉर्डिंग। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, challenges related to the technology adoption in the defense। challenges related to technology adoption in the, अब इसमें देखते हैं challenges क्या आते हैं। सबसे पहले आता है लो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस R&D बजट, स्ट्रेन ऑन डिफेंस बजट, इंपोर्ट डिफेंसी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी,
एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, एक ही करके गो थ्रू कर दें सबको। जो आपको लो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस आता है, ये क्या थी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो इसने डिफेंस रिपोर्ट निकाला था 2023-2024 को, उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर था ऑफ 2021 एंड 2022, ये अमाउंट हुआ था 18,669.66 करोड़। बजट एस्टिमेटेड फॉर द एलोकेशन ऑफ द 2020, तो बोला गया कि अभी जो प्रेजेंट में है वो 20,000 आया, और इसके पहले जो 21-22 में वो इतना था आपका, ये बोला गया। मोरओवर जो कमेटी है इसने ये भी हाईलाइट किया जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है ये नेसेंट स्टेज पे एंड लैक्स द कैपेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग पेंड ह्यूज सम ऑफ R&D। मतलब इसने बोला कि जो कमेटी ने बोला कि इसमें अभी स्टार्टिंग है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट बजट ड्यू टू जो हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जो हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है और डेवलपमेंट का, इससे क्या होता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी की हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन ऑफ डिफेंस बजट की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आती है। इंपोर्टिंग डिपेंडेंसी, जो इंडिया है लार्जली डिपेंड करता है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे और एडवांस वेपन के लिए, जिस वजह से इसे डिपेंड होना पड़ता है इंपोर्ट पे। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो न्यू डिफेंस इक्विपमेंट से डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट इन द एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रेटेजी ड्यू टू इश्यूज लाइक obsolescence and long service lives of equipment and compatibility issues। तो लगे जो पुराने डिफेंस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो अभी नए इक्विपमेंट है, ये बहुत बार क्या होता है इनका स्ट्रेटेजी का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा खराब होता है, फिर हो नहीं पाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑब्सोलेसेंस होते हैं और लॉन्ग सर्विस टाइम होता है इक्विपमेंट का, इस वजह से क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको साथ में मिला के यूज़ करना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज, जो जैसे नीड ऑफ ओरिजिनल और ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सिविल मिलिट्री फ्यूजन, इन सबका रीस्ट्रक्चर करना जरूरी है। और बोला जो साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, जो इनएडिक्वेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं साइबर्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इक्विपमेंट के लिए, रिजल्ट करते ओवर रेजिलियंस ओवर इंपोर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड किस पे होते हैं, इंपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए भी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इसमें रिजल्ट में क्या था, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ड्यू टू कंसर्न लाइक बैकडोर स्टेप हो गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कम्युनिकेशन हार्डवेयर में होता है, इससे बहुत बार हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स की भी रहती है, क्योंकि हम अपने ऊपर नहीं, हमें दूसरी किसी अदर कंपनी से जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उन पर इम्पोर्ट होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। मेजर्स क्या जो इंडिया के द्वारा लिए गए हैं टेक एब्जॉर्प्शन के लिए, तो देखते हैं क्या क्या मेजर्स हैं। सबसे पहला है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स अदिति स्कीम। अदिति स्कीम के अंदर क्या आता है कि जो इंडिया है इसने लॉन्च किया था 2024 में, प्रमोट किया इनोवेशन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें इनोवेशन को प्रमोट के लिए बोला गया। 2000 अमेंडमेंट ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 की मैंडेट करता है कि सभी मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर द डिफेंस सर्विसेज के जो भी मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, और बोला कि इंडिजिनियसली सोर्स रिस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट के नेचर को बिना देखते हुए बोले इंडिजिनियसली इसको सोर्स किया गया है। टेक्नोलॉजी फोकस ओरिएंटेशन फ्रेमवर्क, जो अचीव बाय द सिंक्रोनाइजिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ डिफेंस DRDO एंड द इसरो। हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स रहे हैं कि दोनों DRDO और इसरो ने मिलकर बहुत अच्छा वर्क किया है, और अदर इंस्टीट्यूशन के साथ जैसे आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो हो गया और जो नेवल इंडाइजिनेशन एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO हो गया, इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है टेक्नोलॉजी का। सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप स्टेज होता है, जो होता है कि एस्टेब्लिश करते इसने एलाइट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी का रखा है, बनाया है, जो रिसर्च करते फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का, जैसे कि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्वांटम कंप्यूटिंग का, इन सबको वो लोग यूज़ करते हैं। मिशन शक्ति और एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। मिशन शक्ति क्या और एसेट क्या है कि ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ की टू डिफेंड इट्स असेट्स इन द आउटर स्पेस,
कि जो उसके एसेट्स हैं आउटर स्पेस में उसको भी वो क्या करता है, डिफेंड कर सकता है। इसके लिए बनाया गया है हिट टू किल मोड, जिससे हमारे का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं जो उनको वो रहते हैं, टेस्ट पे रहते हैं। इंडियन नेवल इंडिजिनस प्लान 2015-2030 ये आइडेंटिफाई करते हैं डोमेन और टेक्नोलॉजी टू अकम्प्लिश सेल्फ रेजिलियंस इन कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी। सेल्फ रेजिलियंस होता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, ये उस पर डिपेंड होते हैं। इट्स साइन एग्रीमेंट अंडर स्प्रिंट इनिशिएटिव टू बूस्ट यूसेज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ये यूज करते हैं, ये साइन करता है एग्रीमेंट अंदर स्प्रिंट इनिशिएटिव। स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंदर ये एग्रीमेंट को साइन करते हैं और बूस्ट करते हैं यूज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ावा देते हैं। बोल्ट क्विट क्या होता है, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी अंडर CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंक्लूड करता है ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि कैमरा हो गया, सेंसर हो गया, डे नाइट के लिए, सर्वेलेंसेस के लिए और इंट्रूजन डिटेंशन, इन नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर ये ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ये डेवलप हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, बेल के द्वारा एंड एज द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में हम कैसे वर्क करें देखते हैं। सबसे पहला कि हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोफेसर के वरागमन कमिटी स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। सबसे पहले हमारा कि हमें कैसे करना होगा वर्क, जो आता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो रिकमेंडेशन है प्रोफेसर के विजय राघवन कमेटी का, कि हमें क्रिएट करना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ डाटा डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऐसा एक हमें डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो होगा एक टेक्नोक्रेट के द्वारा हेड किया जाएगा, जो प्रमोट करेगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन द एकेडमिक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम में। वो इसमें क्या करेगा, प्रमोट करेगा। एस्टेब्लिश करना चाहिए हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल्स को, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जा रहा हो, अलॉन्ग विद द डिफेंस मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ साथ एंड डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ होना चाहिए। और बोला गया जो एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंट्रीज डिफेंस टेक्नोलॉजी रोडमैप। और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कंट्री के डिफेंस टेक्नोलॉजी रोडमैप को। सेटिंग अप करना चाहिए नेशनल लेवल लेबोरेटरी फैसिलिटीज को इंस्टीट्यूट ऑफ डीआरडीओ लैब्स की जगह नेशनल लेवल लेबोरेटरी फैसिलिटीज को सेटअप करना चाहिए। अब इसमें आता है हमारा स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। क्या होता है कि इसमें सिंप्लीफाई करना चाहिए हमें डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर होते हैं और रिड्यूस करना चाहिए हमें प्रोसेसिंग टाइम्स को कम करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग टाइम जो है उसको कम से कम करना चाहिए। प्रायोरिटाइजिंग टेक्नोलॉजी ओवर कॉस्ट, कि हमें इसमें क्या कि इंकरेज करना चाहिए सिलेक्शन ऑफ एडवांस एंड नीक, जो हमारा नीक टेक्नोलॉजी चला है तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटाइज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट बाय सिंप्लीफाइंग द लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, क्रिएटिंग लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब बोला कि हमें प्रमोट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, जिससे क्या होगा जो टेक्नोलॉजी में एक्सेस है वो ज़्यादा बढ़ेगा हमारा, साथ साथ में हम लोग अच्छे लेवल पर चीज़ों को डेवलपमेंट कर पाएंगे, ये बोला गया। क्रिएशन करना चाहिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स को और स्पेशलाइज्ड कैडर्स को, जैसे साइबर एक्सपर्ट है जो प्रमोट करेंगे स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन थ्रू सिविल मिलिट्री फ्यूजन। सिविल मिलिट्री फ्यूजन के जरिए वो इसको आपको बढ़ावा देंगे और इनको नए नए तरीके से सिखाएंगे कैसे हम एक्सपर्ट हो सकते हैं साइबर फील्ड में, और मिलिट्री और सिविल मिलकर इसको लाइक कोलैबोरेशन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन आता है कि एज नेशन अंडरगो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन driver by larger geopolitical shift, advanced technology are becoming pivotal in warfare। के एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है वॉरफेयर में। जो फ्यूचर बैटल स्पेस विल बी शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्यूचर बैटल स्पेस वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही शेप किया जाएगा। एज टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी इज एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ द फ्यूचर बैटल्स ऑन ए लार्ज स्पेन, क्योंकि फ्यूचर बैटल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होंगी टेक्नोलॉजी पे। दस ये एसेंशियल है कि हमें फोकस करना चाहिए टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रेजिलियंस पे, हमें फोकस करना चाहिए। इस वजह से बोला गया है कि क्यों हमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये बोला गया।
नेक्स्ट आता है हमारा सबमराइन एंड एंटी सबमराइन वॉरफेयर। क्या है इसको आप गो थ्रू करते हैं और देखते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक कि सबमराइन एंड एंटी सबमराइन वॉरफेयर ये है क्या। जो डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ है इसने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। लाइक स्मार्ट सिस्टम को किया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। जो स्मार्ट एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम ये एनहेंस करता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर को एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन नेवी। डिजाइन किया गया एंड डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। इसके जो कंपोनेंट्स हैं द कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल एडवांस सब सिस्टम। दो स्टेज होते हैं, एक सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम है एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूटेटर सिस्टम में प्रिसिशन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में। द सिस्टम कैरीज एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो एज पेलोड अलोंग विद पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम। जो सिस्टम में कैरी करता है एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो और पेलोड करता है अलोंग विद पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम को भी ये कैरी करता है। सिग्निफिकेंस के जो स्मार्ट सिस्टम है इसमें कंप्राइजेस है मैकेनिज्म by which the torpedo is launched from the supersonic missile system taking it to for long range of its own। इसमें खुद का टॉर्पीडो लॉन्च रहता है जिससे ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जा सकता है। जो टॉर्पीडो क्या एक सर्फ प्रोपेल्ड वेपन्स होते हैं जो ट्रेवल करते हैं अंडर वाटर टू हिट द टारगेट, ऐसे करते हैं। जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये ब्रांच होता है अंडर वाटर वॉरफेयर का ही होता है जो यूज़ करते हैं सरफेस वॉरशिप को, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स को और अदर प्लेटफॉर्म्स को to find and track deter damages and destroy enemy submarines को के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे सबमरीन एक वेसल एफर्टशिप हो सकता है जो अंडर वाटर में हो। मिलिट्री एंड साइंटिस्ट यूज करते हैं सबमरीन को टू ट्रैवल डीप इन द ओशियंस। अनलाइक से जो सबमरीन होते हैं कंट्रोल करते हैं अपने बॉयंसीज को एंड अलाउ करते हैं इसको कि सिंक करे और एट सरफेस एट विल, तो अपने अकॉर्डिंग सरफेस के नीचे वाटर के नीचे और ऊपर भी मूव कर सकते हैं। ह्यूज टैंक होते हैं जिसको हम लोग बैलास्ट टैंक्स बोलते हैं, ये अलाउ करते हैं तो डाइव इन एंड टू सरफेस, पानी के नीचे ऊपर जाने के लिए इन टैंक्स का यूज किया जाता है। टू सबमर्ज सबमरीन फिल बैलास्ट टैंक विद वाटर। सबमर्ज के लिए इस टैंक्स को पानी से भरते हैं जो वेट इंक्रीज करती है और सरफेस में आने के लिए ये रिलीज करते हैं वाटर को और इसको एयर से फिल करते हैं सबमरीन, जिस वजह से ऊपर आती है। फॉर पावर सबमरीन्स यूज इंजन, बैटरीज, न्यूक्लियर पावर सोर्सेज और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोपेलर पुश करते हैं सबमरीन को थ्रू द वाटर्स। सिग्निफिकेंस क्या होता है सबमरीन का, ये आते हैं जो एक होगा हमारे नेशनल डिफेंस में कैपेबल हैं कि ऑपरेट करें फॉर द मंथ्स फ्रॉम द डीप। दीज आर क्वाइटर एंड हार्डर टू डिटेक्ट, बहुत शांत होते हैं, डिटेक्ट करना मुश्किल होगा और इससे क्या है जो क्रिटिकल डिफेंस है उसको नेबल कराते हैं और अटैक कैपेबिलिटीज ज़्यादा बढ़ाती है। लीथल कैपेबिलिटीज होती है, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक वैरायटी ऑफ लीथल वेपन्स को, चाहे माइन लाइंग ऑन द पोर्ट्स और किसी पोर्ट्स पे माइन है उसको भी, और शिपिंग चैनल्स को टारगेट कर सकते हैं, सरफेस शिप्स को, टॉर्पेडोस को यूजुअली विदाउट वार्निंग्स को भी ये टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकल एडवांटेजेस का ये ऑल्सो कंडक्ट करते हैं, रिकंसेशन एक्ट करते हैं एज ए बैरियर और प्रोवाइड करते हैं एडवांस वार्निंग टू एनिमी मूवमेंट्स को, एडवांस वार्निंग भी देते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस का ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है एडवर्सरी जो लॉन्च करते हैं न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक ऑन द लैंड एंड एयर बेस्ड एसेट्स। सबमरीन गारंटी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, तो ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज की गारंटी करती है। जो है इंडिया के सबमरीन फोर्स को देखें हम लोग, हमारा था डीजल इंजन सबमरीन आते हैं, इसमें क्या आते हैं हमारी कालवरी क्लास होती है। कालवरी क्लास में होता है इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर आती है बाय द मोजेगांव डॉकशिप बिल्डर्स के द्वारा लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द फ्रेंच डिफेंस फिल्म नेवल ग्रुप, ये फ्रेंच जो डिफेंस ग्रुप है उससे आई है। ये 6 सबमरीन है, इसमें आपका कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागिर, वाशीर ये रहती हैं। एंड ये सबमरीन है करंटली अंडरगो सी ट्रायल्स पे हैं अभी। जो आपका सिंधु घोष क्लास आता है इसमें क्या होता है, ये किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, कमीशन की गई थी 1986 एंड 2000 के बीच में और बिल्ड हुई थी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रशिया एंड रशियन फिल्म है जो आपकी
रसबुरोजिन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके द्वारा ये बनाई गई थी। इसमें क्या है आपका 7 सिंधु घोष क्लास सबमरीन आते हैं, जिसमें आपका सिंधु घोष हो गया, सिंधु राज, सिंधु रत्न हो गया, सिंधु केसरी हो गया, सिंधु सिंधु कीर्ति हो गया, सिंधु विजय और सिंधु शास्त्र हो गया। ये हो गया आपकी सिंधु घोष क्लास। फिर आपका नेक्स्ट आती है शिशुकुमार क्लास आती है। ये डेवलप की गई थी जर्मन यार्ड होवाल्ड स्ट्रिक और डच ब्रेक के द्वारा एंड कमीशन की गई थी 1986 एंड 1994 के बीच में। इसमें जो 4 क्लास आती है इसमें आपको शिशुमा, शंकुश, शाल्की एंड शंकुल आती है। फिर आपको आती है एयर डिपेंड पॉपुलेशन सबमरीन्स। ये डीजल इंजन सबमरीन्स होते हैं और लेकिन बट हैव ए सेकेंडरी पावर प्लांट दैट कैन ऑपरेट व्हाइल सबमर्ज बाय यूजिंग ऑनबोर्ड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। तो ये ऑनबोर्ड ये आपके जब ऊपर हो तो ये आपकी फ्यूल्स पे भी होती हैं और इनमें इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं। जो एआईपी सिस्टम ये अलाउ करता है सबमरीन को ये ऑपरेट करें अंडर वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड इन टाइम। इसमें आपकी आईएनएस कलवरी आती है। ये जो प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्यूल सेल बेस्ड एआईएफ सिस्टम ये आपकी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पे डिपेंड होती है, जो डीआरडीओ की नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी में बना हुआ है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इसमें हमारी आती है अरिहंत क्लास, जो ये डेवलप की जा रही है अभी भी और इंडिजिनियसली यूज बिल्ड हो रही है ये अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट एटीवी के प्रोजेक्ट के अंदर। प्रेजेंटली ओनली वन जिसमें आईएनएस अरिहंत इज ऑपरेशनल, अभी एक ही है। जो सेकंड है आपका आईएनएस आर्यघात, ये इन एडवांस सी ट्रायल्स पे है अभी। और अकुला क्लास में आता है इसमें कि इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद रशिया टू गेट एन अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। और बोला गया है इसमें जो क्रिश्चियन एस चरखा 3 ओनली और इसको बाद में चरखा 3 नाम से दिया जाएगा। इट इज करेंटली बीइंग रिफिटेड इन रशियन शिपयार्ड एज एन इंडियन स्पेसिफिकेशन, एज पर इंडियन स्पेसिफिकेशन की तरह इसको बनाया जा रहा है। जो इंडिया के एएसडब्ल्यू कैपेबिलिटीज है ये क्या है, जो एएसडब्ल्यू है ये सोलो करते वाटरक्राफ्ट्स को। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज बिल्डिंग 8 ASW SWCs फॉर इंडियन नेवी, जो आउट ऑफ 3 ऑफ विच हैज बीन लॉन्च, इसमें से 3 लॉन्च भी कर गए, जिसको माही, मलवन और मंगरोल बोलते हैं, ये लॉन्च कर दिए गए हैं। जो गार्डन्स रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स हैं कोलकाता के, वो बिल्ड करें अनदर 8 ASW एंड SWC, जिसमें 6 ऑफ विच हैज बीन लॉन्च, जिसको लॉन्च कर दिए 6, जिसमें से आपका अर्नाला, अंद्रोथ, अंजनदीप, अमीनी, अग्रय और अक्षय ये लॉन्च कर दिए गए हैं। कामोर्ता क्लास शिप आता है, इसमें क्या होता है, डिजाइन किए गए एज सुपर सोफिस्टिकेटेड फ्रंटलाइन वारशिप एंड स्टेल्थ फीचर्स हैविंग एएसडब्ल्यू कैपेबिलिटीज विद लो सिग्नेचर ऑफ रेक्टिफाइड अंडर वाटर नॉइस। और इसमें सब कम से कम अंडर वाटर रेडिएटेड नॉइस होती है। इसमें 4 आते हैं जो हमारे कामोर्ता क्लास में आते हैं, सब जो प्रोजेक्ट 28 के अंदर आते हैं, जिसमें आपको आईएनएस कामोर्ता हो गया, आईएनएस कादमत हो गया, आईएनएस खिलतन हो गया और आईएनएस कवरती हो गया। अब इंटीग्रेटेड जो है एडब्ल्यूएस डिफेंस सूट्स आते हैं, इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंडक्ट किए हैं और विद द महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 18 आईएडीएस, मतलब इसमें 14 आईएडीएस की बात की गई है। ये एक इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज होती है, डिटेक्ट कर देने में कि सबमरीन्स को एंड टॉर्पेडोज को एंड एक्सटेंड रेंज अस वेल एज डाइवर्ट इनकमिंग टॉर्पेडोज फायर्ड बाय एनिमी सबमरीन्स। इसको जो एनिमी टॉर्पेडोज हैं उनको भी डाइवर्ट कर देती है। फिर आपका आता है मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकंसिस्टेंस एयरक्राफ्ट। इसमें इंडिया ऑपरेट करता है 12 बोइंग P-18 पोसाइडन, जो बॉट की गई यूएस से फॉर द शार्पनिंग एएसडब्ल्यू कैपेबिलिटीज के लिए। जो एएसडब्ल्यू हेलीकॉप्टर्स होते हैं इसमें फिर आपका क्या होता है, जो इसमें इंडियन नेवी ने कमीशन किया अपनी फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ न्यूली इंडक्टेड MH-60R शी हॉक, जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होते हैं। चैलेंजेस क्या है इंडियन सबमरीन्स कैपेबिलिटीज में, तो सबसे पहले एक चाइना चैलेंजेस। जो चाइना है इंक्रीज कर अपनी नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन में और इसके लार्ज फ्लीट, इसमें ऑलमोस्ट 78 सबमरीन्स है टू सपोर्ट इस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए इस पे ऑलमोस्ट 78 सबमरीन्स है। चाइना ऑल्सो हेल्प करा पाकिस्तान को कि एक्वायर कर पाए डिजाइन इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट में आते हैं, जो इंडिया है इसमें ओनली 16 सबमरीन्स हैं अभी एज ऑफ नाउ। जो रिसोर्स एलोकेशन है एंड प्रायोरिटाइजेशन है ऑफ रिक्वायरमेंट रिमेन्स इन द लिमिटेड फैक्टर, जो हमारे पास ये रिसोर्सेज है इनको बनाने के लिए वो लिमिटेड फैक्टर्स में ही आते हैं। ओल्ड एज सिस्टम है, जो वेरियस सबमरीन्स हैं, एयरबोर्न एसेट्स हैं,
एंड कॉर्वेट्स हैं, इनको क्रूशियल अपग्रेड की जरूरत है। तो इसमें जो बोला गया थ्री देयर इज एन इमरजेंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी का इमरजेंस है फॉर द एएसडब्ल्यू, जैसे कि आपका नॉन अकोस्टिक एएसडब्ल्यू, जिसमें आपको डिटेंशन ऑफ सबमरीन्स विया सैटेलाइट, जिसमें आप डिटेंशन कर पाओ सबमरीन्स का थ्रू सैटेलाइट्स। नॉन अकोस्टिक सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी ये यूज किया जाता है दैट डू नॉट रिलाई ऑन द कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स emitted or reflected by the submerged vehicle on for location। इसमें आपको क्या होता है, जो आप साउंड वेव से डिटेक्ट करते थे, जो एमिट या रिफ्लेक्ट हुए किसी व्हीकल से जो पानी के अंदर है, उससे हम लोग सबमर्ज कर डिटेक्ट करते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ आप सबमरीन को जो लोकेशन होते हैं वो थ्रू सैटेलाइट्स कर सकते हो, तो थ्रू द सैटेलाइट्स आप इसमें ट्रैक कर सकते हो। वे फॉरवर्ड में क्या आता है कि हम लोग नए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि इंडियन नेवी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द अंडर वाटर वेरफेयर डोमिनेंस, जैसे कि हमें इमेजिंग हो गया, सेंसिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, एआईपी सिस्टम हो गया, डीप सी ऑटोनोमस वेसल हो गए, इन सब पे ज़्यादा थोड़ा स्पेंड करना चाहिए। फिर बोला इंडिजिनस डेवलपमेंट है, जो डीआरडीओ एंड अदर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी डेवलपिंग इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को, नेवल एसेट्स को, कोलैबोरेशन विद इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके उसको ये कंटिन्यू डेवलपमेंट करनी चाहिए। फिर आता कोलैबोरेशन कि इंडियन नेवी को जरूर ही को कोलैबोरेशन करे अदर इंडियन ओशन लेटरल कंट्रीज के साथ साथ टू ऑगमेंट इट्स एएसडब्ल्यू कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ इस प्रेजेंस की एस कैपेबिलिटीज को बढ़ाए और अपने प्रेजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा ये टॉपिक भी इधर पे कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या होता है, अभी हमारे पास दो टॉपिक और होंगे, जो थ्रेट ऑफ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होगा, एंड देन सेकंड आता हमारा इसमें साइबर थ्रेट एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये दो टॉपिक हो गए। इन दो आर्टिकल्स के बाद हम कहेंगे सीधा न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि दो अगर शॉर्ट वीडियो होंगी तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे और समझ पाओगे। तो अभी इस वीडियो को हम इधर तक ही रखते हैं, आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इधर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। एंड आपको जैसे भी फीडबैक देना चाहते हो आप मुझे, इसको मैं कैसे और डेवलप करूँ, कैसे इसमें कुछ चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट करूँ, तो वो बताइएगा। बाकी प्लीज़ स्टे ट्यून, जिससे हम लोग क्या धीरे धीरे अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे मैम का। फिर हम लोग ये मंथ की जो भी मैगजीन है आती जा रही है अपग्रेडेड, उनको भी कवर अप करेंगे। थैंक यू टिल, हैव ए गुड डे।